मूवी की शुरुआत में हमें हुआंग पियोन वू को दिखाया जाता है, जो कि एक डांसर होता है। ये एक प्लेग्राउंड में अपना इंटरव्यू दे रहा होता है मिस्टर पार्क को, जो कि एक सैम वू एंटरटेनमेंट एजेंसी चलाता है। ह्योन वू का सिलेक्शन हो जाता है और पार्क उसको अपनी बिल्डिंग में ले आता है। ये ह्योन वू को अपने बाकी टीममेट से मिलवाता है, जिसमें कि ये लड़की दोमी सिंगर होती है और ये बंदा सैंगू रैप गाता है। अब क्योंकि दोमी और सांगू को ये पता नहीं होता कि पार्क ने एक और बंदा हायर किया है और ये 3 लोगों का बैंड फॉर्म कर रहा है, तो इसलिए वो थोड़ा नाराज हो जाते हैं, क्योंकि आखिरकार उन लोग को प्रॉफिट भी 3 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। अब पार्क ह्योन वू को लीडर बना देता है टीम का और उसको सिंगिंग और डांसिंग का काम सौंपता है, और दोमी को वो सिंगर बनाता है और सांगू को वो रैप सॉन्ग गाने का काम देता है। अब वो उनका पहला डेब्यू सॉन्ग, जो कि लव इज गाना है, इसको बजाता है। अब समय थोड़ा आगे बीतता है और ये लोग अपना पहला एल्बम सॉन्ग परफॉर्म करते हैं। इन तीनों के ग्रुप का नाम होता है ट्रायंगल। अपना पहला गाना परफॉर्म करने के बाद ये लोग बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं। अब इन लोग का दूसरा साल चल रहा होता है और इन लोगों ने अपना दूसरा एल्बम भी लॉन्च कर दिया होता है। इन लोगों का इंटरव्यू लिया जा रहा होता है और इस इंटरव्यू में इनका टीम लीडर ह्योन वू बताता है कि उसने ही गाना खुद से लिखा है। इंटरव्यूअर का पूरा अटेंशन ह्योन वू और दोमी की तरफ होता है, जिसकी वजह से सांगू थोड़ा सा निराश हो जाता है। अब नेक्स्ट इंटरव्यू इस बंदे का होता है, जो कि अकेले सोलो सॉन्ग गाता है। इसका नाम होता है चॉय स्योंग गॉन। ये बहुत टाइम से नंबर 2 पे चल रहा होता है। अभी बाहर से तो दिखा रहा होता है कि ये बहुत खुश है सेकंड नंबर पे होके, और ये ट्रायंगल ग्रुप का बहुत बड़ा फैन भी है। लेकिन इंटरव्यू खत्म होने के बाद हमें पता चलता है कि ये बहुत ही चिढ़ा बैठा है ट्रायंगल ग्रुप से कि वो 1 नंबर पे अभी तक कैसे हैं और ये 2 नंबर पे कैसे फंसा हुआ है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद सैंगू ह्योन वू को कन्फ्रंट करता है और उससे पूछता है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों बोला कि ये पूरे गाने उसी ने लिखे हैं। तो ह्योन वू बताता है कि मिस्टर पार्क ने उससे ऐसा करने को बोला है क्योंकि वो टीम लीडर जो है, जिस वजह से इन दोनों में थोड़ी सी बहस हो जाती है। अब ट्रायंगल बैंड भी अपना सॉन्ग परफॉर्म करता है और चॉय स्योंग गॉन भी अपना सॉन्ग परफॉर्म करता है। अब वोटिंग के जरिए में दिखाया जाता है कि कौन नंबर 1 सॉन्ग पे है इस हफ्ते, और नंबर 1 सॉन्ग का जो ताज है वो ट्रायंगल ग्रुप ले जाते हैं, जिसकी वजह से चॉय स्योंग गॉन दुखी हो जाता है। अब स्टेज पे फिर से ह्योन वू और दोमी का इंटरव्यू लिया जाता है, लेकिन सांगू को ये लोग फिर भूल जाते हैं। अब ट्रायंगल ग्रुप के नंबर 1 आने की वजह से इस जगह पर पार्टी हो रही होती है। यहाँ पे सभी लोग होते हैं और यहाँ पे चॉय स्योंग गॉन भी होता है, जो कि हारने पे बहुत ही निराश होता है, और वो यहाँ से जाने ही वाला होता है कि उसका असिस्टेंट उसे रोकता है और कहता है कि इस पार्टी में सीईओ नेटवर्क डायरेक्टर भी रहेंगे, जिसकी वजह से शायद वो उनसे अगर जान पहचान बढ़ाए तो वो अगले हफ्ते नंबर 1 पे आ सकता है। लेकिन गॉन उसकी बात नहीं सुनता और वहां से जाने लगता है। अब वो हर रूम में जाते हुए नेटवर्क डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को खुद ही ढूंढने लगता है, और ढूंढते ढूंढते ये ऐसे रूम में आता है जहाँ पे बहुत ही नशा वगैरह चल रहा होता है, और उसको रियलाइज भी नहीं होता और ये भी यहाँ पे नशा वगैरह करने लगता है। अब दोमी ह्योन वू से कहती है कि वो अपने बॉस से पैसे मांगे। इसी बीच मेगाटन बैंड का सिंगर ना टाए पोंग आता है, जिसको कि ये लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि ये मेगाटन बैंड का सिंगर है भी कि ऐसे ही कोई ऐरा गैरा बंदा है। इसके बाद हाय हेलो करके वो उनसे वहां से चला जाता है। फिर इसके बाद इन लोग का बॉस पार्क आता है। अब ह्योन वू पार्क को बताता है कि उन लोगों को अभी तक उनके पहले एल्बम के पैसे भी नहीं मिले हैं और वो अपने पैसे मांगता है। लेकिन पार्क योंग वू उन लोगों को बहलाता फुसलाता है कि अभी तो पेमेंट पेंडिंग है, प्रोसेस नहीं हो पाई है वगैरह वगैरह, और वो एक बहाना मार के कि उसे कॉल आ रहा है वहां से कट लेता है। पार्टी खत्म हो चुकी होती है। अगली मॉर्निंग ये सब उठते हैं और एक बंदा आके इन लोग को न्यूज़पेपर देता है, और उसके जरिए इन लोग को पता चलता है कि जो पार्टी कल रात में हुई है उसमें ड्रग यूज की वजह से वो लोग खबर में आ चुके हैं। वो लोग जब टीवी ऑन करके देखते हैं तो न्यूज में दिखाया जाता है कि पिछली रात बहुत ही ज्यादा ड्रग यूज हुआ है, और चॉय स्योंग गॉन को भी इन लोगों ने पकड़ लिया है और उसको जेल ले जाया जा रहा होता है। अब इन लोग को एक और ब्रेकिंग न्यूज दिखती है, जिसमें कि दिखाया जाता है कि इनके बैंड के ऊपर गाना कॉपी करने का आरोप लगा होता है। इनका जो सेकंड एल्बम का गाना है शाउट इट आउट, वो एक बुल्गारियन सॉन्ग की कॉपी होता है। अब इस पूरे इंसिडेंट के बारे में ह्योंग वू पार्क को कॉल करके पूछता है, लेकिन अब हमें पता चलता है कि पार्क तो कंट्री छोड़ के वहां से भाग रहा होता है। अब बहुत सारे मीडिया वाले इन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं और ह्योंग वू कहता है कि नहीं, ये सब सच नहीं हो सकता, ये सब शायद एक सपना है। लेकिन ये सब एक सच्चाई होती है। लेकिन ह्योंग वू अब नींद से जागता है और अब बहुत साल बीत चुके होते हैं, लेकिन ये सब इन लोग के साथ सच में हुआ होता है। इन लोग का बैंड टूट चुका होता है। ह्योंग वू एक टॉक शो होस्ट होता है रेडियो पे, लेकिन उसे वहां से भी निकाल दिया जाता है क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ही घट चुकी होती है। अब लोग उसे जानते भी नहीं है कि वो कौन है। जब वो स्टूडियो से बाहर निकल रहा होता है तब उसे प्रोड्यूसर गोंग जी ते
कि यहाँ से कॉल आता है एक अपॉर्चुनिटी के बारे में। अब वो उनके ऑफिस आ जाता है और वहाँ पे ये बंदी उसे एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताती है कि वो ये लोग प्रमोशनल कॉन्सर्ट करवा रहे होते हैं और उनकी डिमांड ये होती है कि तीनों ट्रायंगल के मेंबर्स साथ में अपना पहला एल्बम सॉन्ग परफॉर्म करें और उसके बाद उन्हें वैरायटी शो करने का मौका भी मिलेगा। अब क्योंकि ह्योन वो अपनी लाइफ से मूव ऑन कर चुका है और बाकी दोनों बैंड मेंबर से उसकी बहुत ज़्यादा बनती नहीं है, इसलिए वो उस लड़की से कहता है कि वो क्या खुद से परफॉर्म कर सकता है अकेले, लेकिन इसके लिए वो मना कर देती है। अब जॉब और पैसे की कमी होने के कारण उसको कोई उपाय नहीं सूझता है और वो बाकी के टीम मेंबर्स के साथ परफॉर्मेंस करने के लिए हाँ कर देता है। अब जब वो ऑफिस से बाहर जा रहा होता है तो उसकी मुलाकात फिर से टेपोंग से होती है, लेकिन ह्योन वो फिर से तेपोंग को पहचान नहीं पाता है। तेपोंग उसे बताता है कि अब वो बहुत ही फेमस हो चुका है और हमें पता चलता है कि ये बहुत ही फेमस है, ये काफ़ी एड्स वगैरह में आ रहा है, इसे काफ़ी सारे कॉन्सर्ट्स भी मिलने होते हैं। अब वो शो ऑफ करके वहाँ से चला जाता है। अब हमें दूसरी तरफ सांगू को दिखाया जाता है जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी बेच के अपना गुजारा कर रहा होता है। वो एक कस्टमर को लुभाने की कोशिश कर रहा होता है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। और अब इसी बीच काफ़ी समय बाद ह्योन वू का कॉल उसके पास आता है और सांगू ये कॉल दे के नाराज़ होने लगता है और कॉल को उठाता नहीं और इसकी वजह से वो अपना ये वाला कस्टमर भी खो देता है। अब ह्योन वू फिर से सांगू के पास आता है और उसे कॉन्सर्ट करने के लिए मनाने की कोशिश करता है। इसी बीच हमें यह भी पता चलता है कि जो गाना चोरी करने की घटना हुई थी उसका पूरा ब्लेम ह्योन वू ने अपने ऊपर ले लिया था। और फ्लैशबैक के जरिए हमें यह भी दिखाया जाता है कि सांगू ह्योन वू को इंश्योरेंस खरीदने के लिए मना रहा है, लेकिन ह्योन वू उससे इंश्योरेंस लेने को मना कर देता है। ह्योन वू से फिर से ट्रायंगल ग्रुप वापस फॉर्म करने को बोल रहा होता है, लेकिन इसी बीच उन दोनों को किडनैप करके मिस्टर को, जो कि एक बिजनेसमैन है और प्रोड्यूसर भी है, उनके पास ले जाया जाता है और हमें पता चलता है कि संगू के ऊपर 300 मिलियन का कर्ज है जो कि उसको मिस्टर को वापस चुकाना होगा। मिस्टर को उन दोनों को धमकाते हुए कहता है कि उन लोग को फिर से अपना बैंड वापस फॉर्म करके अपना कमबैक करना होगा और उसको पैसे वापस लौटाने होंगे। अब ये दोनों लोग उस जगह से बाहर आ जाते हैं और सांगू ह्योन वू को ज्वाइन कर लेता है। अब ह्योन वू दोमी के घर आ जाता है और हमें पता चलता है कि दोमी की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ से शादी हो चुकी है और उसके बच्चे भी हो चुके हैं और अब वो इस अमीर खानदान का पार्ट बन चुकी है। वो अपने गार्ड से कह के ह्योन वू को अपने सामने से हटवा देती है, लेकिन अब ह्योन वू उसे फोटो भेज के बरगलाता है और अब वो लोग एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। ह्योन वू उसे काफी समझाने की कोशिश करता है और उससे काफी मन्नतें भी मांगता है, लेकिन दोमी वहां से चली जाती है। अब आगे हमें दोमी की सास को दिखाया जाता है जो कि उसे ऑर्डर कर रही होती है कि चीजें ऐसे करो वैसे करो। अब रात के समय दोमी अपने ट्रायंगल बैंड के पहले एल्बम की म्यूजिक वीडियो देख रही होती है। अब ह्योन वू और सांगू गोंगजी ते प्रोड्यूसर के ऑफिस में आ जाते हैं और वहां वो पाते हैं कि यहाँ पे दोमी भी होती है जो कि उन लोग को ज्वाइन कर लेती है। अब प्रोड्यूसर और उसकी असिस्टेंट इन तीनों से फिर से कहते हैं कि ये लोग एक बार गाना गा के दिखाएं जिससे कि उसको पता चल सके कि ये तीनों रेडी हैं कॉन्सर्ट के लिए। तो ह्योन वो कह रहा होता है कि इन लोग को अभी प्रैक्टिस की जरूरत है, लेकिन दोमी अपना माइक निकाल के गाना शुरू कर देती है, लेकिन वो लिप सिंक कर रही होती है और ये बात ह्योन वू को पता चल जाती है और जिससे कि कोई सीन ना क्रिएट हो और प्रोड्यूसर को ये बात पता ना चल पाए, वो उसका माइक तोड़ देता है और सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। अब हमें चॉय सियोंग गॉन को दिखाया जाता है जो कि अब एक शिकारी बन चुका होता है। इसको भी मिस यांग और गोंग जीते अपने ऑफिस में बुलाते हैं और इसको भी एक्सपो के बारे में बताते हैं कि वहाँ पे एक कॉन्सर्ट है जहाँ पे इन्हें गैंगवॉन को प्रमोट करना होगा। ये बात सुन के खुश हो जाता है और कॉन्सर्ट में गाने के लिए एग्री कर जाता है और अब ये इन लोग को आई लाइक यू सॉन्ग गाना गाकर भी दिखाता है। अब ये तीनों बैंड मेंबर्स अपने गाने की रिहर्सल करते हैं, कभी स्टूडियो में करते हैं, कभी काम के दौरान करते हैं, कभी घर में करते हैं। अब कॉन्सर्ट वाला दिन आ जाता है और ये तीनों लोग एक गाड़ी में बैठ के अपनी डेस्टिनेशन तक जाने लगते हैं। अब ये लोग रास्ते में रुक के कुछ खाना पीना खाते हैं। अब ये लोग बातें वगैरह करके और खाना खा लेने के बाद जब ये इस जगह से निकल रहे होते हैं तो इनकी नज़र पार्क योंग वू पे पड़ती है जो कि इनका पहले मैनेजर रह चुका होता है। पहले तो ये देख के इसको पहचान नहीं पाते हैं कि कौन है, लेकिन जब इनको ये रियलाइज होता है कि ये मिस्टर पार्क है जो कि इनका पहले मैनेजर रह चुका है और इनके पैसे लेके भाग गया था, तो ह्योन वो इसको जोरदार लात मार के नीचे गिरा देता है। पुलिस वाले इस इंसिडेंट को देख लेते हैं। अब हमें पता चलता है कि ये पार्क नहीं है, ये तो एक अर्जेंटीनियन बंदा है जिसका नाम एमिलियानो स्कालोनी है, लेकिन एक्चुअल में ये बंदा होता मिस्टर पार्क ही है। ये बस एक्टिंग कर रहा होता है इन लोगों से बचने के लिए। एमिलियानो उन लोग को माफ कर देता है और पुलिस वालों को भी कह देता है कि वो लोग जा सकते हैं और अब ये तीनों बैंड मेंबर वापस अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं। हालांकि इन लोग को कहीं ना कहीं डाउट जरूर होता है कि ये मिस्टर पार्क ही था जो इन्हें मिला था,
ये बस एक्टिंग कर रहा है अर्जेंटीनियन होने की। अब इन लोग की गाड़ी के जस्ट सामने मिस्टर पार्क की भी गाड़ी होती है और ये लोग ये देखते ही उसका पीछा करने लगते हैं और उसको अपनी गाड़ी से धक्का मारते हैं, जिसकी वजह से एमिलियानो की गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है और वो बेहोश हो जाता है। ये तीनों उसे ऊपर खिसकाते हुए रोड पे ले आते हैं और वो बेहोश होता है, लेकिन डोमी कहती है कि इसने अभी अभी जस्ट मुझे देख के आई कांटेक्ट किया है। अब पीछे से एक ट्रक वाला आता है और इनकी गाड़ी भिड़ा देता है, इसकी वजह से इनकी गाड़ी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि ये ट्रक वाला इन लोग को पहचान लेता है और ये इनके ट्रायंगल बैंड का बहुत बड़ा फैन होता है। ह्योन वो उसको माफ कर देता है और उस ट्रक ड्राइवर को वहां से चले जाने को बोलता है। अब इसके बाद ये लोग देखते हैं कि जो एमिलियानो स्कलोनी है वो वहां से निकल चुका है। ह्योन वो उसे भागते हुए देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सियोंग गॉन भी कॉन्सर्ट वाली जगह पे जा रहा होता है। उसे एक जंगली सुअर दिखता है जिसका शिकार करने के लिए वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है और एक मिस हैपनिंग के कारण एमिलियानो जंगली सुअर से टकरा के बेहोश हो जाता है। सियोंग गॉन पुलिस को कॉल इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो फिर से पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता है। अब उसके सामने ह्योन वो भी आ जाता है और वो दोनों लोग पहले तो एक दूसरे को नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उन लोग के दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो दोनों लोग पहचान जाते हैं एक दूसरे को। डोमी और सांगू टूटी हुई गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकामयाब रहते हैं। इसके बाद ह्योन वो सियोंग गॉन के साथ उसकी गाड़ी में आता है और अब ये चारों लोग एक ही गाड़ी से अपनी डेस्टिनेशन तक जाने लगते हैं। मिस यांग इन लोगों से पूछती है कि ये लोग कहाँ पर हैं और ये लोग लेट तो नहीं हो रहे ना, तो ह्योन वो उसे आश्वासन देता है कि वो लोग टाइम पे पहुंच जाएंगे, हालांकि वो लोग लेट हो गए होते हैं तब भी। अब इन लोग की गाड़ी की डिक्की में पार्क योंग गू भी होता है जो कि बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा होता है। अब इन लोग की जो गाड़ी क्रैश हुई थी पुलिस वाले उसको ढूंढ लेते हैं और यही पुलिस वाला है जिसने पहले पार्क और ह्योन गू के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ था उसको हैंडल किया था। वो देख के समझ जाता है कि ये गाड़ी ह्योन गू की है और पुलिस वाले सड़क पे इन लोग को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब ये सभी लोग पुलिस वाले से बचने की कोशिश करने लगते हैं। पुलिस वाला इन लोग की गाड़ी रुकवाता है और सियोंग गोंग की गन सांगू के पास होती है। यह चीज पुलिस वाला देख के अपनी गन तान लेता है। अब ये डिक्की की तरफ जाता है और अब यहाँ पे वो पार्क को देखता है, जिसे देख के उसे लगता है कि ये तो एक लाश है और इन तीनों को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाने ही वाला होता है कि सियोंग गोन कहता है कि मैं फिर से जेल नहीं जा सकता और गाड़ी फुल स्पीड में वहां से भगाने लगता है। इसी बीच फिर से मिस यांग और गोंग जीते प्रोड्यूसर का फोन आता है और वो लोग ह्योन बू से कहते हैं कि अब वो बहुत ही लेट हो चुका है और फिर से अपनी शक्ल दिखाने कॉन्सर्ट में ना आए। लेकिन ह्योन बू फिर से बहाना वगैरह बना के कहता है कि वो लोग टाइम पे पहुंच जाएंगे। पुलिस वाला अपनी गाड़ी से इन लोग का पीछा कर रहा होता है लेकिन सामने से गाड़ी आती है जिसकी वजह से वो भी खाई में गिर जाता है। अब अचानक से इन लोग की गाड़ी खराब हो जाती है और खंबे से जाके टकरा जाते हैं ये लोग। अब ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं और इन सबको लगता है कि अब तो कॉन्सर्ट इनके हाथ से गया। लेकिन अब ह्योन वो अपना मन बना लेता है कि वो किसी भी हाल में कॉन्सर्ट करके ही रहेगा और वो अब इन बाकी तीनों लोगों को मोटिवेट करता है। और उसके पास फिर से मिस यांग का कॉल आता है जो कि उससे पूछती है कि वो कहाँ रह गया है और अगर वो नहीं आया तो वो लोग उसे रिप्लेस कर देंगे। ह्योन वो उसको भरोसा देता है कि वो लोग बस पहुंच ही गए। इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग हिचहाइक करते हुए अपनी डेस्टिनेशन तक जाएंगे। ह्योन वो अपने पुराने मैनेजर पार्क से कहता है कि अगर वो बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा है तो वो खुल के बता दे कि वो पार्क ही है, क्योंकि वो लोग उसे माफ कर देंगे, जो कुछ भी हुआ वो लोग उसे भुला सकते हैं। ये बात सुनते ही पार्क फिर से नॉर्मल हो जाता है और अपनी एक्टिंग से बाहर आ जाता है और वो बताता है कि वो कॉन्सर्ट वाली जगह जाके अपने खुद के लिए भी कुछ ग्रुप्स को हायर करेगा। अब वही दोनों पुलिस वाले वापस फिर से इन लोगों के पास आ जाते हैं और पार्क जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसको क्लियर कर देता है। अब ये पुलिस वाला इन सबको लिफ्ट देता है और इनके वेन्यू तक पहुंचाता है। इसी बीच ये सभी लोग अपने सॉन्ग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉन्सर्ट शुरू हो चुका होता है और बैकअप सिंगर्स अपना गाना परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब ये लोग एक जाम में फंस जाते हैं और यहाँ से ये लोग पैदल ही भागते हुए अपनी वेन्यू तक जाने लगते हैं और यहाँ पे सियोंग गोन दूसरी जगह ही चला जाता है। अब ये सभी लोग वेन्यू आ जाते हैं और यहाँ पे सियोंग गोन अपना रास्ता भटक गया होता है और ये भी अब फाइनली अपने वेन्यू तक आ जाता है। अब यहाँ पे इनका प्रोड्यूसर इनसे कहता है कि कौन पहले सिंगिंग परफॉर्म करेगा, तो ह्योन वो सियोंग गोन को फंसा देता है कि पहले इसको भेजो। अब क्योंकि ये लोग भागते हुए आए थे इसलिए इन लोग की सांसें फूल रही होती हैं। अब सियोंग गोन स्टेज पे अपनी परफॉर्मेंस देता है और अपना फेमस गाना आई लाइक यू गाता है, क्योंकि इसको बिल्कुल भी सांस लेने का समय नहीं मिला था क्योंकि ये भागते हुए अपनी वेन्यू तक आया था। तो ये यहाँ पे वॉमिटिंग करना चालू कर देता है, लेकिन तब भी ये अपना पूरा गाना परफॉर्म करता है। ये सब देख के ऑडियंस का गंदा सा मुंह बन जाता है। अब यहाँ पे ते पोंग भी आ जाता है और अब हमें पता चलता है
द ट्रायंगल बैंड की जगह ताएपोंग अपना गाना परफॉर्म करेगा। उसने इस बैंड को रिप्लेस कर दिया है क्योंकि ऐसा गोंग जी ते प्रोड्यूसर ने कहा है, क्योंकि इन लोग का प्रोड्यूसर्स इनके इतना लेट आने की वजह से और सियोंग गॉन के अपना परफॉर्मेंस मैसअप कर देने की वजह से वो ऐसा डिसीजन लेता है। हियोन वो ते पोंग से रिक्वेस्ट करता है कि वो प्लीज उनके बैंड को परफॉर्म करने दे, लेकिन ताए पोंग के साथ पास्ट में जो कुछ भी हुआ, जैसे कि उसको ये लोग कुछ भी नहीं समझते थे, इसीलिए वो इन लोग को परफॉर्म करने की इजाज़त नहीं देता और खुद ही परफॉर्म करने के लिए जाने लगता है। लेकिन हियोन वो और उसके बाकी दोनों बैंड मेंबर्स अपना मन पूरी तरीके से बना चुके होते हैं कि कुछ भी हो जाए वो लोग फिर से परफॉर्म करके रहेंगे, चाहे वो आखिरी बारी क्यों ना हो। और वो लोग ते पोंग के ऊपर एक बाल्टी भर के उसको धक्का दे देते हैं, जिसकी वजह से वो पीछे गिर के बेहोश हो जाता है। अब ट्रायंगल बैंड वाले स्टेज पे आ जाते हैं और अपना गाना गाना शुरू कर देते हैं, लेकिन स्टिल प्रोड्यूसर गोंग इन लोग को गाना गाने की इजाज़त नहीं देता है और इन लोग के लिए प्लेबैक सॉन्ग नहीं बजाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि इन सब लोगों ने ज़रूर कुछ कांड किया है और इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व हो सकती है, जिसकी वजह से उसका करियर भी खत्म हो सकता है। लेकिन उसके असिस्टेंट मिस यांग के उसको समझाने की वजह से वो फाइनली राजी हो जाता है और अब वो लोग ट्रायंगल बैंड के लिए गाना चालू कर देते हैं। ये लोग बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और फिर से अपनी पुरानी मेमोरीज को जीवित कर देते हैं। ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है और पुलिस वाला भी इनका कॉन्सर्ट देख रहा होता है और ये ट्रक ड्राइवर भी इनका कॉन्सर्ट देख रहा होता है और इन दोनों को भी ये बहुत पसंद आता है। अब यहीं दूसरी तरफ ते पोंग को होश आ जाता है, इन लोग की परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है और ऑडियंस बहुत ज़्यादा क्लैप करती है और इन लोग को चीयर अप करती है। ये सब होते देख ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। अब बहुत देर तक ये लोग स्टेज पर खड़े रहते हैं और इनको इनका प्रोड्यूसर रिमाइंड करता है कि इन लोग को वो वाली टैगलाइन बोलनी है जिसमें कि ये वो लोग गैंगवॉन को एज अ एक्सपो होस्ट प्रमोट कर रहे हैं। ये बात जब वो सांगू को रिमाइंड करता है तो सांगू बाकी मेंबर्स को रिमाइंड करता है और अब ये तीनों लोग ये टैगलाइन बोलने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ भी ये लोग गड़बड़ी कर देते हैं। ये गैंगवो को एज अ एक्सपो होस्ट की जगह ओलंपिक्स बोल देते हैं। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद योंग इन लड़कियों को अपना नंबर दे रहा होता है उनको अपने बैंड में शामिल होने के लिए और वो अपना कार्ड ते पोंग को भी देता है। अब दो मी की सास को पता चल जाता है कि वो कॉन्सर्ट कर रही है, तो वो यहाँ पे वीडियो कॉल के जरिए दो मी को डांटती है कि वो ये सब क्या कर रही है। अब दो मी वापस जाने लगती है, लेकिन ह्योन वो उसको बताता है कि वो उन लोग के बैंड में शामिल रहे और वो लोग आगे भी ऐसे ही गाना चालू रख सकते हैं। लेकिन दो मी बताती है कि वो बहुत ही अमीर खानदान से है, बहुत जल्दी विरासत उसके नाम हो जाएगी, 1.3 ट्रिलियन की विरासत है, और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। और ह्योन वो और सांगू डिसाइड करते हैं कि वो दोनों साथ में रहेंगे और आगे गाना चालू रखेंगे। और अब आगे हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों को सियोंग गॉन भी ज्वाइन कर लेता है और ये तीनों लोग बहुत ही अच्छा बैंड फॉर्म करते हैं और यहाँ पे लोग कई सारे कॉन्सर्ट्स करते हैं, एड्स वगैरह करते हैं। और एट लास्ट हमें पता चलता है कि इस एड के लिए दो मी ही इन लोगों को सारे इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है और वही इन लोगों को स्पॉन्सर कर रही होती है। और वो इनसे कहती है कि तुम लोग के पास बस आधा साल ही बचा है, जल्दी मुझे प्रॉफिट ला के दो, नहीं तो मैं तुम तीनों को फंड करना बंद कर दूंगी। वो तीनों कहते हैं कि हाँ, जैसे वो बोलेगी वैसा ही करेंगे। और अब यहाँ पे एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताना। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।